मुंबई, 19 मार्च 1987। दोपहर के ठीक 2:15। ओपेरा हाउस की वो गली जहां हर रोज हजारों लोगों का आना जाना होता था, जहां मुंबई की सबसे मशहूर और सबसे पुरानी ज्वेलरी शॉप थी, त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी, जिसे दुनिया टीबी जेड के नाम से जानती थी। उस दुकान में सोने और हीरों की जो चमक थी, वो पूरे शहर में मशहूर थी। बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार, नेता, अफसर, सब टीबी जेड के ग्राहक थे। ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये मुंबई की शान थी। प्रताप झवेरी उस दिन भी हमेशा की तरह अपनी दुकान में बैठे थे। काम चल रहा था, ग्राहक आ रहे थे, कारीगर काम कर रहे थे। बाहर मुंबई की धूप तेज थी और दोपहर की भागदौड़ अपने चरम पर थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, हर रोज की तरह। लेकिन उस दोपहर जो होने वाला था, उसे प्रताप झवेरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसे किसी ने नहीं सोचा था। पूरी मुंबई पुलिस ने नहीं सोचा था। पूरे हिंदुस्तान ने नहीं सोचा था। अचानक दुकान के बाहर एक बड़ी बस आकर रुकी। उसमें से एक के बाद एक 28 लोग उतरे। सफेद शर्ट, काली पैंट, गले में लैमिनेटेड सरकारी बैज, हाथों में सील बंद लिफाफे और फाइल। सबके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो एक सरकारी अफसर के चेहरे पर होती है। वो लोग बिल्कुल असली सीबीआई अफसरों की तरह दिख रहे थे। बिल्कुल उनके आगे आगे चल रहा था एक शख्स, उम्र करीब 35 से 40 के बीच, आत्मविश्वास से भरा, तेज नजर वाला, सधी हुई चाल वाला। न ज्यादा लंबा, न ज्यादा छोटा, न बहुत मोटा, न बहुत पतला, एकदम सामान्य दिखने वाला। लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे भीड़ से अलग करता था। एक अजीब सी बेखौफी, एक अजीब सी शांति। उसने दुकान में घुसते ही अपना बैज दिखाया और एक मजबूत आवाज में कहा, मैं मोहन सिंह हूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह दुकान अभी से सरकारी जांच के अधीन है। प्रताप झवेरी हक्के बक्के रह गए। सीबीआई यहां क्यों? उनके मन में हजार सवाल उठे, लेकिन एक सरकारी अफसर के सामने सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। मोहन सिंह ने एक सर्च वारंट आगे बढ़ाया। सरकारी मुहर लगी थी, अशोक चिन्ह छपा था, एकदम असली लगता था। झवेरी के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने दुकान के शटर बंद करवाए, सीसीटीवी बंद करवाए, अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बिना हिचकिचाहट के मोहन सिंह को सौंप दिया। ग्राहकों को एक तरफ बिठाया, स्टाफ को एक जगह खड़ा किया और फोन करने की सख्त मनाही थी। जांच शुरू हुई। मोहन सिंह की टीम बड़े करीने से काम में जुट गई। एक एक ज्वेलरी को हाथ में उठाया, उसे बारीकी से देखा, उसकी जांच की, फिर उसे पॉली बैग में रखा, सरकारी सील लगाई, उस पर एक स्लिप चिपकाई जिस पर सरकारी मुहर थी। हर काम बेहद व्यवस्थित तरीके से हो रहा था, जैसे इन लोगों ने पहले भी सैकड़ों बार ऐसा किया हो। कैश काउंटर पर रखी नकदी को गिना गया और ब्रीफ केस में रखा गया। बड़ी बड़ी हीरे की अंगूठियां, सोने के हार, चूड़ियां, मंगलसूत्र, सब कुछ बड़े सलीके से पॉली बैग्स में बंद होता जा रहा था। प्रताप झवेरी और उनका स्टाफ बस देखता रहा। क्या करते? सीबीआई की जांच थी, सरकारी वारंट था, विरोध करने का मतलब था मुश्किल में पड़ना। 45 मिनट बाद मोहन सिंह ने 2 लोगों को इशारा किया और बोला, ये ब्रीफकेस बस में रख दो। फिर बाकी टीम की तरफ मुड़ा और कहा, तुम लोग यहीं रहो, दुकान पर नजर रखो, कोई अंदर ना आए, कोई बाहर ना जाए। मैं पास में ही दूसरी रेड सुपरवाइज करने जा रहा हूं, जल्दी ही वापस आता हूं। और मोहन सिंह बस में बैठ गया। बस चली और मोहन सिंह उस बस से कभी नहीं उतरा। कम से कम टीबी जेट के सामने तो नहीं। 1 घंटा बीत गया। वो 28 लोग दुकान में खड़े इंतजार करते रहे। उन्हें लग रहा था कि साहब अभी आएंगे, दूसरी रेड होगी, आज की ट्रेनिंग पूरी होगी। लेकिन प्रताप झवेरी को कुछ गड़बड़ लगने लगी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। मोहन सिंह नहीं आया। उनका दिल डूबने लगा। उन्होंने धीरे से फोन उठाया और सीधे मुंबई पुलिस को कॉल किया। जब असली पुलिस टीबी जेट पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दुकान में 28 लोग अभी भी खड़े थे। वो अपनी जांच पूरी कर रहे थे। उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि वो किसी असली रेड में नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे शातिर डकैती में शामिल हो चुके थे। मोहन सिंह, एक नाम, एक चेहरा और करोड़ों रुपए की सोना और नकदी। बस वो गायब था। ये कहानी है भारत की सबसे बड़ी, सबसे चालाक और आज तक अनसुलझी डकैती की। जिस इंसान ने यह कारनामा किया, उसका असली नाम तक किसी को नहीं पता। पुलिस आज तक उसे नहीं पकड़ पाई और यह केस आज भी मुंबई पुलिस की फाइलों में खुला पड़ा है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस 19 मार्च से करीब 2 दिन पहले जाना होगा। 17 मार्च 1987। सुबह का वक्त था। मुंबई के लाखों पाठक उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ रहे थे। अखबार के क्लासिफाइड सेक्शन में एक छोटा सा विज्ञापन छपा था, बस कुछ लाइनें।
50 डायनामिक ग्रेजुएट्स की जरूरत है, इंटेलिजेंस ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों के लिए। योग्य उम्मीदवार कल ताज होटल में कमरा नंबर 415 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच मिलें। इस विज्ञापन को देखकर मुंबई के सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों की आंखें चमक उठीं। सरकारी नौकरी का सपना, ऊपर से ताज होटल में इंटरव्यू। ये तो सुनहरा मौका था। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लेकिन उन हजारों नौजवानों में से किसी को नहीं पता था कि यह विज्ञापन किसने दिया था, किस लिए दिया था, और इस विज्ञापन की असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। अगले दिन 18 मार्च को ताज होटल के बाहर लंबी कतार लग गई। नौजवान लड़के, कुछ पढ़े लिखे, कुछ पुलिस से रिटायर्ड, कुछ ऐसे जो बेहतर नौकरी की तलाश में थे। सबके मन में एक ही उम्मीद थी, लेकिन ताज होटल ने अपने परिसर में इंटरव्यू की अनुमति नहीं दी। इसीलिए उस रहस्यमय शख्स ने तुरंत एक नया इंतजाम किया। पास के नरीमन पॉइंट में मित्तल टावर्स में उसने एक दफ्तर किराए पर लिया। वो दफ्तर बिल्कुल असली लगता था, साफ सुथरा, टेबल, कुर्सियां, फाइलें, दीवार पर सरकारी चिन्ह, बाहर एक बोर्ड, अंदर एक रिसेप्शनिस्ट, और बीच में बैठा था वो इंसान जो खुद को मोहन सिंह कहता था। मोहन सिंह ने एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, बड़े गंभीर सवाल पूछे, उनकी पुलिस बैकग्राउंड चेक की, उनकी शैक्षणिक योग्यता देखी, उनसे सरकारी काम के बारे में पूछा। वो पूरी तरह एक असली सरकारी भर्ती अधिकारी की तरह पेश आया। घंटों की इस चयन प्रक्रिया के बाद उसने 28 लोगों को सिलेक्ट किया। इन 28 लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो पहले पुलिस में काम कर चुके थे और अब बेहतर अवसर तलाश रहे थे। कुछ युवा ग्रेजुएट थे जो पहली नौकरी पाने की उम्मीद लिए बैठे थे। कुछ ऐसे थे जो थक हार कर किसी भी मौके को लपकने के लिए तैयार थे। मोहन सिंह ने सबसे कहा, बधाई हो, आप सब सिलेक्ट हो गए हैं। कल आपकी पहली फील्ड ट्रेनिंग है। एक मॉक रेड होगी टीबी जेड ज्वेलरी स्टोर पर, ओपेरा हाउस में। यह सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। असली सीबीआई अफसर ऐसे ही काम करते हैं। आपको बस मेरे निर्देशों का पालन करना है। उसने सबको नकली सरकारी आईडी कार्ड दिए। उन कार्ड्स पर अशोक चिन्ह छपा था, सरकारी नंबर थे, फोटो थी, बिल्कुल असली जैसे, इतने परफेक्ट कि कोई भी देखकर धोखा खा जाए। उन 28 लोगों में से किसी को भी रत्ती भर शक नहीं हुआ। 19 मार्च की सुबह सब गेटवे ऑफ इंडिया के पास जमा हुए। एक बस आई, सब उसमें बैठ गए। मोहन सिंह ने बस में ही सबको पूरी तरह ब्रीफ किया। कौन कहां खड़ा होगा, कौन कैश देखेगा, कौन स्टाफ पर नजर रखेगा, कौन ग्राहकों को बिठाएगा। हर चीज तय थी, हर भूमिका बंटी हुई थी। और फिर बस ओपेरा हाउस की तरफ चल पड़ी। जो इसके बाद हुआ वो आप जान चुके हैं, लेकिन अब सोचिए उन 28 लोगों के बारे में। जब असली पुलिस टीबी जेड पहुंची और उन्हें हकीकत बताई गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोग जो नौकरी की उम्मीद लेकर आए थे, वो लोग एक भयानक डकैती का हिस्सा बन चुके थे। बिना जाने, बिना समझे, कुछ रो पड़े, कुछ चीख पड़े, कुछ बस चुपचाप खड़े रहे। होश उड़ चुके थे। पुलिस ने उन सब से घंटों पूछताछ की, उनके बयान लिए, उनकी जांच की। आखिरकार यह साफ हो गया कि वो लोग भी शिकार थे, मोहन सिंह के सबसे बड़े शिकार। अब बात करते हैं उस जांच की जो इसके बाद शुरू हुई। मुंबई पुलिस के तत्कालीन डीजीपी अरविंद इनामदार ने खुद इस केस की जांच की कमान संभाली। यह उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला केस था। पुलिस ने सबसे पहले ताज होटल की जांच की। पता चला कि मोहन सिंह ने 17 मार्च को कमरा नंबर 415 बुक किया था। पुलिस की टीम उस कमरे में गई, तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। एक भी उंगलियों का निशान नहीं, एक भी सुराग नहीं। वो कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे कोई कभी वहां था ही नहीं। पुलिस ने मित्तल टावर्स के उस दफ्तर की जांच की जहां मोहन सिंह ने इंटरव्यू लिए थे। वहां भी कुछ नहीं मिला। फर्नीचर किराए पर था, दफ्तर खाली कर दिया गया था। पुलिस ने उस बस ड्राइवर से पूछताछ की जिसने सबको टीबी जेड तक पहुंचाया था। उसने बताया कि जैसे ही बस ताज होटल के पास पहुंची, मोहन सिंह बस से उतरा। उसने बेलबॉय को बुलाया और कहा कि एक टैक्सी बुलाओ। टैक्सी आई, उसने सारे ब्रीफकेस टैक्सी में रखे और निकल गया। टैक्सी ड्राइवर का पता लगाया गया, उससे पूछताछ हुई। उसने बताया कि उस आदमी ने उसे एक पते पर छोड़ने को कहा, लेकिन रास्ते में ही उतर गया और गायब हो गया। एक एक गवाह से पूछताछ हुई, एक एक सुराग को खंगाला गया, लेकिन मोहन सिंह का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस ने देश भर में अलर्ट जारी किया। मोहन सिंह का हुलिया सभी थानों को भेजा गया। अखबारों में उसका विवरण छपा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अफवाह फैली कि मोहन सिंह दुबई भाग गया है। मुंबई पुलिस ने एक टीम दुबई भेजी, हफ्तों की जांच, लेकिन टीम खाली हाथ लौटी।
जांच में जो बातें सामने आईं वो और भी चौंकाने वाली थीं। वो नकली आईडी कार्ड जो मोहन सिंह ने 28 लोगों को दिए थे वो इतने परफेक्ट थे कि पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी पहली नजर में उन्हें असली समझ बैठे। उन पर जो अशोक चिन्ह छपा था वो सरकारी मुहर का हूबहू नकल था। ऐसे कार्ड बनाने के लिए किसी सरकारी छापेखाने का या बेहद महंगे प्रिंटिंग उपकरण का इस्तेमाल हुआ होगा। सर्च वारंट जो उसने प्रताप जवेरी को दिखाया था वो भी इतना असली था कि जवेरी जैसे अनुभवी व्यापारी को भी शक नहीं हुआ। उस पर अदालत की मुहर थी, न्यायाधीश के हस्ताक्षर थे। सवाल यह है कि यह सब कहां से आया? क्या मोहन सिंह का किसी सरकारी विभाग से कोई कनेक्शन था? क्या उसके अंदर कोई ऐसा शख्स था जो सरकारी कागजात के बारे में सब कुछ जानता था? यह सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। अरविंद इनामदार ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, उसकी तैयारी एकदम परफेक्ट थी। वह जानता था कि ऐसी सीबीआई रेड कैसे होती है। हर प्रक्रिया, हर कागज, हर तरीका वो अंदर से कोई था, या कम से कम उसने किसी ऐसे इंसान से सीखा था जो अंदर का था। और उन्होंने आगे कहा, उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। यही वजह है कि यह काम हो गया। इस पूरी जांच में एक और बात थी जो पुलिस को रात को सोने नहीं देती थी। मोहन सिंह ने अपनी योजना में कहीं भी जल्दबाजी नहीं की। उसने 2 दिन पहले विज्ञापन दिया, 1 दिन पहले इंटरव्यू लिए, इंटरव्यू के लिए दफ्तर किराए पर लिया, 28 लोगों को चुना, उन्हें आईडी कार्ड दिए, उन्हें ट्रेनिंग दी, फिर ठीक वक्त पर हमला किया और बिना किसी हंगामे के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी हिंसा के करोड़ों रुपए लेकर चला गया। यह अपराध नहीं था, ये एक बेहद ठंडे दिमाग से लिखी गई पटकथा थी। और मोहन सिंह उसका लेखक भी था, निर्देशक भी था और मुख्य किरदार भी। अब एक बड़ा सवाल, मोहन सिंह कौन था? असल में पुलिस ने पता लगाया कि फरवरी 1987 में, यानी टीबीजेड रेड से करीब 1 महीने पहले लुधियाना के पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ी डकैती हुई थी। उस डकैती में करीब 6 करोड़ रुपए लूटे गए थे। उस डकैती में भी मोहन सिंह नाम का एक शख्स शामिल था, लेकिन वो डकैती बिल्कुल अलग तरह की थी। उसमें हथियार थे, धमकियां थीं, बंधक बनाए गए थे। क्या वो वही मोहन सिंह था? क्या एक ही इंसान ने 2 बिल्कुल अलग तरह के अपराध किए? एक हिंसक, एक पूरी तरह दिमागी। पुलिस को लगा कि हां, यही वो आदमी था, लेकिन पक्का कोई सबूत नहीं था। और फिर 1999 में खबर आई कि लुधियाना वाले मोहन सिंह की मौत हो गई। कहा गया कि वो एक मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन टीबीजेड वाला मोहन सिंह वही था या कोई और, ये आज भी तय नहीं हो पाया। क्योंकि टीबीजेड वाले मोहन सिंह का असली नाम कोई नहीं जानता। उसका चेहरा 28 लोगों ने देखा था, लेकिन उन 28 में से भी हर किसी का बयान थोड़ा अलग था। किसी ने कहा वो 35 साल का था, किसी ने कहा 45 का, किसी ने कहा उसकी मूंछें थीं, किसी ने कहा नहीं थी। जैसे वो इंसान ही नहीं बल्कि एक धुंध था, एक परछाई। इस केस की सबसे खौफनाक बात यह नहीं है कि उसने करोड़ों लूटे। सबसे खौफनाक बात यह है कि उसने 28 बेकसूर इंसानों की जिंदगी दांव पर लगाई। उन लोगों ने नौकरी की उम्मीद में घर से कदम रखा था और वो अनजाने में एक अपराधी बन गए। उनमें से कियों को महीनों पुलिस की जांच का सामना करना पड़ा। उनकी नौकरियां गईं, समाज में इज्जत गई, परिवार में तनाव आया। मोहन सिंह ने उनके सपनों का इस्तेमाल अपने खेल के मोहरे की तरह किया। साल 2013 में बॉलीवुड ने इस कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा। अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26। फिल्म में कुछ बदलाव थे। फिल्म में 4 मुख्य किरदार थे। असलियत में मोहन सिंह अकेला था। फिल्म में एक रोमांटिक एंगल था। असलियत में बस ठंडी योजना थी। फिल्म में अंत था। असलियत में अंत नहीं है, क्योंकि मोहन सिंह आज भी पकड़ा नहीं गया। 36 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। टीबीजेड की वो दुकान आज भी ओपेरा हाउस में मौजूद है। वहां आज भी सोने की चमक है। वहां आज भी ग्राहक आते हैं। प्रताप जवेरी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस दोपहर की यादें उस दुकान की दीवारों में आज भी दफन है। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में यह केस आज भी खुला है, अनसुलझा, अधूरा। और सबसे बड़ा सवाल जो किसी के दिमाग से नहीं निकलता वो ये है, मोहन सिंह आज कहाँ है? क्या वो किसी आरामदायक जिंदगी में बैठकर ये सब याद करता है? क्या उसने कोई नई पहचान बना ली? क्या वो आज भी इसी देश में है? क्या वो कभी कभी मुंबई आता है और ओपेरा हाउस की उस गली से गुजरता है जहां उसने वो कारनामा किया था? हम नहीं जानते, शायद कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात जो हम जरूर जानते हैं वो यह है कि इस कहानी ने भारतीय इतिहास में एक ऐसी जगह बना ली है जहां से इसे हटाया नहीं जा सकता। ये कहानी इस बात का सबूत है कि दिमाग अगर सही रास्ते पर चले तो वो दुनिया बदल सकता है, और अगर गलत रास्ते पर चले
तो वो पूरे समाज के भरोसे को तोड़ सकता है। मोहन सिंह ने कोई हथियार नहीं उठाया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी को खून से नहीं डराया। उसने सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल किया, लोगों का भरोसा। और उसी भरोसे से उसने मुंबई की सबसे मशहूर ज्वेलरी शॉप को लूट लिया, पूरे देश की पुलिस को चकमा दिया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये सोचिए, अगर मोहन सिंह ने यही दिमाग किसी सही काम में लगाया होता तो, अगर उसने यही योजना बनाने की काबिलियत किसी व्यवसाय में लगाई होती, किसी नई खोज में लगाई होती, तो शायद आज उसका नाम किसी और कारण से इतिहास में होता। लेकिन उसने चुना अंधेरा, और अंधेरे में जाने वाला इंसान चाहे कितना भी होशियार हो, एक दिन खुद अंधेरे में खो जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके मन में क्या आया? क्या आपको लगता है कि मोहन सिंह जैसे इंसान को कभी पकड़ा जा सकता था? या यह सच में एक ऐसा अपराध था जो हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है? क्या हमारा कानून और हमारी पुलिस ऐसे दिमागी अपराधियों से निपटने के लिए तैयार है? और अगर मोहन सिंह आज भी जिंदा है, तो क्या उसे कभी न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी हर बात हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर इस खौफनाक दिमाग वाले इंसान की इस हैरान करने वाली सच्ची कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें और समझ सकें कि असली ताकत हमेशा दिमाग में होती है, चाहे वो ताकत सही काम में लगे या गलत। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली, दिमाग को झंझोड़ देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में।